सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सके जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। The existing MSME loan products and their nature. So MSME loan facilities. So जो MSME सेक्टर है इसने बहुत एक अच्छा स्कोप प्रोवाइड किया है बैंक फाइनेंस को, क्योंकि एक तो ये डाइवर्सिफाइड है, फर्दर इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं विद अदर सेक्टर्स, यानी कि दूसरे सेक्टर से ये क्या है, लिंक्ड है। एंड जो रिस्क भी यहां पर है डेट इज डाइवर्सिफाइड, जो रिस्क है वो फैला हुआ है एंड रेगुलेटरी सपोर्ट भी यहां पर अवेलेबल है, चाहे वो सब्सिडी की फॉर्म में है, चाहे वो गारंटी कवर की फॉर्म में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की फॉर्म में है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड जितने भी एलिजिबल लोन रहते हैं एमएसएमई के अंडर डेट आर कवर्ड अंडर सीजीटी एमएससी जहां पर भी फिजिबल है। तो फर्दर बात करते हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज। तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज यहां पर बैंक के द्वारा दी जाती हैं उनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है फंड बेस्ड क्रेडिट एंड दूसरा है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। फंड बेस्ड क्रेडिट को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है लोन्स की फॉर्म में, जैसे टर्म लोन हो गए उनकी फॉर्म में रहता है, एंड द अदर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स जिसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस शामिल है। एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, जिसमें रहेगा प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इसी तरह से जो बिल फाइनेंस है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइकवाइज बिल परचेज्ड और डिस्काउंटेड। इसी तरह से जो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर बैंक गारंटी के फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की फॉर्म में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे रिगार्डिंग द फंड बेस्ड फैसिलिटीज। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी में बात करते हैं रिगार्डिंग द लोन। तो जो लोन है दैट इज डिसबर्स्ड बाय वे ऑफ सिंगल डेबिट, यानी कि या तो आप स्टेज वाइज डेबिट दे सकते हैं, टर्म लोन की फॉर्म में रहेगा। लाइकवाइज स्टेज वाइज कैसे रहेगा, पहली स्टेज में जैसे पर्सन को 2 लाख रुपए चाहिए थे, टोटल लोन मान लीजिए 10 लाख का सैंक्शन किया गया, पहली स्टेज में 2 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद सेकंड स्टेज में फिर से दी जानी थी, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे कैसे जो आपने लोन देना है। या फिर हो सकता है कि सिंगल टाइम में ही 10 लाख का जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया गया हो, ठीक है। सो दिस इज डिसबर्स्ड बाय वे ऑफ सिंगल डेबिट, या फिर स्टेज वाइज डेबिट हो सकता है टू द अकाउंट, एंड इसे रीपे किया जाता है या तो लमसम अमाउंट में पे किया जाता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। एंड इसे डिमांड लोन कहा जाता है अगर जो रीपेमेंट है वो 3 साल से कम है, एंड टर्म लोन कहा जाता है जहां पर जो रीपेमेंट है वो 3 साल है या फिर 3 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर तो रीपेमेंट लेसर देन 3 इयर्स है, तो उसके केस में उसे डिमांड लोन कहेंगे, एंड इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इयर्स है तो उसके केस में उसे टर्म लोन कहेंगे। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द ओवरड्राफ्ट। तो जब कोई कस्टमर जो है वो करंट अकाउंट को मेंटेन कर रहा है तो कई बार उसे अलाउ किया जा सकता है कि वो जितना क्रेडिट बैलेंस उसका आउटस्टैंडिंग है अकाउंट में उससे बियॉन्ड वो क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। लाइकवाइज अकाउंट में बैलेंस था 5 लाख रुपीज, लेकिन जो चेक आया वो यहां पर प्रेजेंट हुआ 5,10,000 का, तो उसके केस में अगर ये चेक को क्लियर कर दिया जाता है तो जो बैलेंस है, जो पहले 5 लाख क्रेडिट का बैलेंस था, अब वो कितना रह जाएगा, 10,000 डेबिट का बैलेंस रह जाएगा। तो अब ये क्या किया गया, यहां पर ओवरड्राफ्ट जो है वो अलाउ किया गया है। सो इस तरह की जो फैसिलिटी रहती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी है ये सर्टेन सिक्योरिटीज के बेस पर इशू की जा सकती है, एंड रेगुलर ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है 2000 सैंक्शनड। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है। जो बैंक है वो एक क्रेडिट लिमिट को एस्टैब्लिश करता है, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक यहां पर बोरर को अलाउ किया जाता है कि वो इस लिमिट में से पैसा जो है वो ड्रॉ कर सकता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो कस्टमर को एक ड्रॉइंग लिमिट यहां पर सेट की जाती है, मे बी एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट या फिर स्टिपुलेटेड एसेट्स के अगेंस्ट, लाइकवाइज स्टॉक्स हो गए, बुक डेब्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, एक रनिंग अकाउंट रहता है जैसे एक करंट अकाउंट होता है उसी फॉर्म में। नेक्स्ट इट इज बिल फाइनेंस। तो बैंक जो है ये बिल फाइनेंस फैसिलिटी भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी बिल्स कस्टमर्स के द्वारा ड्रॉ किए गए हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, जो गुड्स उन्होंने सप्लाई किए उनके अगेंस्ट। लाइकवाइज यहां पर XYZ फर्म है जिसने गुड्स सप्लाई की हैं पर्सन ए को, ठीक है। तो पर्सन ए को यहां पर गुड्स सप्लाई की गई हैं, एंड फर्दर एक बिल जो था वो ड्रॉ किया गया पर्सन ए के ऊपर।
तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक ड्रॉ किया गया है किसके ऊपर, पर्सन ए के ऊपर, जिसने इस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो पर्सन ए ने यहां पर इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इस बिल को जो XYZ फर्म है अब लेकर आती है बैंक के पास, बैंक ABC के पास। ठीक है, तो बैंक ABC जो है यहां पर, ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां पर क्या कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है, यानी कि इसके अगेंस्ट यहां पर लिक्विडिटी फैसिलिटी यहां पर XYZ को प्रोवाइड की जा सकती है। एंड ऐसे जो बिल्स हैं, दीज कैन बी राउटेड थ्रू द बैंकर ऑफ द बायर फॉर इफेक्टिव कंट्रोल एंड पेमेंट। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर जो बिल है वो ए के द्वारा अकेले एक्सेप्ट ना होकर, अगर ये बिल जो है दिस इज को एक्सेप्टेड बाय द बैंकर ऑफ ए आल्सो, यानी कि ए यहां पर क्या है, बायर है, एंड XYZ क्या है यहां पर ये सेलर है। ठीक है, तो अगर यहां पर ए का जो बैंक है, लेट इट बी PQR बैंक है ए का, अगर ये बिल को को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर ड्रॉ किया गया है XYZ के द्वारा ए के ऊपर, अगर PQR बैंक यहां पर को एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, यानी कि ए ने तो एक्सेप्ट करना ही करना है, साथ में को एक्सेप्ट कर लिया किसने, PQR ने भी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके केस में यहां पर ABC बैंक के लिए इस तरह के बिल को इफेक्टिव कंट्रोल करना एंड जो पेमेंट लेनी इसकी काफी ज्यादा आसान रहती है, क्योंकि यहां पर बैंक की एक तरह से एक्सेप्टेंस भी बीच में कवर्ड है, डेट इज कॉल्ड को एक्सेप्टेंस। ये फैसिलिटी जो यहां पर PQR ने ए को दी है, डेट इज कॉल्ड को एक्सेप्टेंस। सो इट कुड बी क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल, यानी कि जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल टू गुड्स, जैसे कि रेलवे रिसीट हो गई, या फिर बिल ऑफ लीडिंग हो गया, डिलीवरी ऑर्डर्स हो गए। जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बिल के साथ यहां पर अटैच नहीं है, वो बिल के साथ एनक्लोज नहीं है, लाइकवाइज यहां पर XYZ ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, अब इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब XYZ इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अकेला यहां पर ले आए, अकेला ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सेप्टेड एंड को एक्सेप्टेड बाय PQR बैंक है, उसको यहां पर ABC बैंक को दे दे, एंड साथ में जो इसके डॉक्यूमेंट्स है, लाइकवाइज अगर इसने गुड्स भेजे हैं XYZ ने पर्सन ए को, तो वहां पर अगर रेलवे के थ्रू भेजेंगे तो रेलवे रिसीट होगी, अगर एयरवे बिल के थ्रू होगा तो एयरवे बिल होगा, AWB होगा, अगर शिपमेंट की है तो बिल ऑफ लेडिंग होगा। ठीक है, तो जहां पर तो टाइटल टू गुड्स जो है वो साथ में अटैच है, या फिर जो डिलीवरी ऑर्डर है वो अटैच है, या फिर रेलवे रिसीट, या फिर जो इस मीडिया के थ्रू ट्रांजिशन हुई है गुड्स की, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच है, तो उसके केस में तो वो क्लीन या डॉक्यूमेंट्री बिल नहीं होगा। लेकिन जिस केस में ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं है बिल के, उस केस में उस तरह के बिल को क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लीन बिल। एंड फर्दर जब बिल्स अटैच रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल। अगर नहीं अटैच है तो उसे कहते हैं क्लीन बिल, एंड जहां पर डॉक्यूमेंट अटैच है उस केस में उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री बिल। सो चेक हो गया या फिर जो ड्राफ्ट हो गया, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द क्लीन बिल। नेक्स्ट इट इज डिमांड एंड यूसेंस बिल। सो डिमांड बिल को हम साइट बिल भी कहते हैं। साइट बिल का मतलब रहता है कि जहां पर जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बिल है चाहे वो क्लीन बिल है, जैसे ही यहां पर बिल्स को पेश किया गया बायर के सामने, बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके केस में उसे क्या कहते हैं, उसके केस में उसे कहते हैं डिमांड बिल, या फिर उसे कहते हैं साइट बिल। डिमांड बिल कहते हैं या फिर उसे कहते हैं साइट बिल, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को पेश किया, पेमेंट जो है वो यहां पर सेलर बायर को करनी पड़ेगी, सेलर को। ठीक है, अगर इस तरह के डिमांड बिल के बीच में, जब वो डॉक्यूमेंट्री बिल है, जब इस तरह का जो डिमांड बिल है, अगर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, लाइकवाइज जो रेलवे रिसीट हो गई या फिर ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर हो गए, तो जब ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच्ड हैं एंड ये डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि जब ये गुड्स को भेजा जाता है ना, तो जिसके थ्रू, जिस मीडिया के थ्रू इसको भेजा गया, जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स होंगे, उस पर्सन की ऑनरशिप होगी गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं, इनको पेमेंट के अगेंस्ट दिया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो दिए जाएंगे यहां पर बायर को, इसको पेमेंट के अगेंस्ट दिए जाएंगे, तो उस तरह के जो बिल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपी बिल, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, जहां पर जो बिल है वो डॉक्यूमेंट्री बिल है, जहां पर जो बिल है वो डॉक्यूमेंट बिल है, क्लीन बिल नहीं है। एंड फर्दर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं टाइटल टू गुड्स के, यानी कि जो गुड्स के ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको यहां पर बायर को दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ तब जब वो पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो उसके केस में जो बिल होंगे ऐसे उन्हें क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट, यानी कि डीपी बिल कहेंगे। एंड फर्दर
जहां पर जो बिल है चाहे वो क्लीन है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, जहां पर जो बिल है चाहे वो क्लीन है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बिल है, लेकिन उसे एक निश्चित समय के बाद एक स्पेसिफाइड डेट पर पे किया जाना, लेकिन उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पे किया जाना है, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर पे किया जाना है, तो उस तरह के बिल को क्या कहा जाएगा? दैट विल बी टर्म्ड एज अ यूसेंस बिल। तो उसे यूसेंस बिल कहा जाएगा, यानी कि साइट के ऊपर पे नहीं किया, एक पर्टिकुलर डेट सेट कर ली। लाइकवाइज XYZ ने क्या किया, यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी, जो गुड्स थे उनकी शिपमेंट कर दी है 1 जनवरी 2020 को शिपमेंट कर दी है यहां पर, एंड जो डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स थे यहां पर उनके लिए पेमेंट डेट सेट कर दी, यानी कि आपको जो पेमेंट करनी है, यानी कि जो बायर है यहां पर उसको पेमेंट कब करनी है, अभी की अभी नहीं करनी है, उसको एक फिक्स्ड डेट के ऊपर, एक सर्टेन डेट के ऊपर, जिसको हम ड्यू डेट कहेंगे, उस फिक्स डेट के ऊपर उसको पेमेंट करनी है। तो इस तरह का जो बिल था ड्रॉ किया गया बायर के ऊपर, बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि 3 महीने बाद मान लीजिए पेमेंट की जानी है, यानी कि जो पेमेंट की जानी है इस केस में 3 महीने के बाद 1 अप्रैल 2020 को की जानी थी। ठीक है, तो ये क्या होगी यहां पर? ड्यू डेट होगी। तो ये डेट क्या होगी यहां पर? ड्यू डेट होगी। एंड इस तरह का जो बिल ड्रॉ किया जाएगा जहां पर एक साथ में पेमेंट नहीं की जा रही है, बाद में पेमेंट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड यूसेंस बिल। उसे हम क्या कहेंगे? यूसेंस बिल कहेंगे। एंड फर्दर इस तरह के बिल में क्या रहता है, इस तरह के बिल को यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा बायर के सामने, बायर इस तरह के बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बायर इस तरह के बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जब उसके ऊपर ड्रॉ किया गया तभी उसका क्रेडिट पीरियड स्टार्ट होगा ना। अगर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं देगा फिर तो वो कंसिडरेशन कंसिडर नहीं होगी। एंड फर्दर ड्यू डेट पर, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को ये बिल जो है यहां पर सेलर के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। ये बिल जो है यहां पर सेलर के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। अभी हम बैंक क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली यहां पर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द बिल की किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि जो यूसेंस बिल है किस तरह से काम कर रहा है। तो ड्यू डेट के ऊपर यहां पर जो सेलर था उसने यहां पर बिल को यहां पर प्रेजेंट किया बायर के सामने, तो बायर को अब यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिस केस में जो डॉक्यूमेंट्री यूसेंस बिल है, तो दोनों तरह का यूसेंस बिल जो है दोनों तरह का हो सकता है, क्लीन भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। लेकिन फर्दर जहां पर जो डॉक्यूमेंट्री यूसेंस बिल है एंड मेयर एक्सेप्टेंस के ऊपर, यानी कि यहां पर जैसे ही डॉक्यूमेंट्री यूसेंस बिल की एक्सेप्टेंस की बायर ने, उसी समय पर जो डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स थे वो यहां पर बायर को दे दिए गए। सो उसके केस में उस तरह के बिल को क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड डीए बिल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो दो तरह के बिल हमने यहां पर पढ़े, एक आपने पढ़े डीपी बिल, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट्री साइट बिल के केस में था, डिमांड बिल के केस में था। दूसरा हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जो यूसेंस के केस में था, डॉक्यूमेंट्री यूसेंस के केस में था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दो तरह के केसेस हो सकते हैं इसमें, दैट इज बिल परचेज फैसिलिटीज एक्सटेंडेड अगेंस्ट क्लीन डिमांड बिल्स, चेक्स और ड्राफ्ट्स। तो जहां पर जो पेई है, यानी कि अल्टीमेटली जिसको पैसे मिलने, यानी कि जो सेलर है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या प्रॉपर्टी रहती है? जैसे कोई चेक है वो भी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज का ही टाइप है ना। तो बेसिकली जहां पर क्लीन डिमांड बिल है, चेक है, ड्राफ्ट है, वहां पर अगर बिल परचेज फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो वहां पर जो बैंक है वो पैसे किसे दे सकता है? पेई को, यानी कि जिसे अल्टीमेटली पैसे मिलने हैं। ठीक है, उस पर्सन को यहां पर जो बैंक है वो लैंडिंग कर सकता है चेक के केस में। ठीक है, एंड फर्दर अगर हम बिल के केस में देखें तो जो ड्रॉअर होगा, यानी कि इसके केस में ड्रॉअर कौन है? यहां पर बायर था ना, यहां पर सेलर था ना ड्रॉअर। ठीक है, तो जो ड्रॉअर है उसको यहां पर लैंडिंग हो सकती है बिल के केस में। ओके, नेक्स्ट जो फैसिलिटी है दैट इज बिल्स डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज एग्जिस्ट एक्सटेंडेड अगेंस्ट द यूसेंस बिल। यूसेंस बिल का मतलब क्या है? जहां पर एकदम से पेमेंट नहीं करनी है, किसी सर्टेन डेट के ऊपर पेमेंट की जानी है। तो इस तरह के केसेस में जो इंटरेस्ट अमाउंट रहता है डिस्काउंटेड बिल का, जो कि लिवाइड होगा अनएक्सपायर्ड ड्यूरेशन पर, उसे अपफ्रंट ही डिडक्ट कर लिया जाता है। लाइकवाइज 1 लाख का यूसेंस बिल था, 1 लाख का यूसेंस बिल था, तो इसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, यानी कि जब इसकी ड्यू डेट आएगी तब तक का इंटरेस्ट जो है वो बैंक क्या करेगी? अपफ्रंट डिडक्ट कर लेगी, जो भी रेट रहेगी एप्लीकेबल। लाइकवाइज 4500 इंटरेस्ट बना, तो यहां पर 4500 को पहले ही अपफ्रंट ही डिडक्ट कर लिया जाएगा, एंड जो बाकी का अमाउंट रहेगा वो यहां पर
कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसके केस में 95,500 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो यहाँ पर डेबिट कर लिया गया है ऑलरेडी। So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter-wise previous year questions, mock test, and all the study materials. And also subscribe to our channel now. Press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.